हेलो फ्रेंड्स। आज एक हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं तो जिसका नाम है जी अल्फा क्यू और फॉस्फोलाइपेस सी बीटा। हम हम जब आगे के टॉपिक जीपीसीआर मैंने बताया था लेक्चर में, जीपीसीआर जी अल्फा प्रोटीन, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जीपीसीआर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जी अल्फा क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो आज हम एक जो पाथवे है जिसके जो इस पाथवे जो फॉस्फोलाइपेस सी बीटा और जी अल्फा क्यू जो पाथवे है, मैंने बताया था कि जी अल्फा एस, स्टूडेंट सब यूनिट, जी अल्फा क्यू, जी अल्फा आई। जी अल्फा का जी अल्फा जो प्रोटीन है, जी अल्फा प्रोटीन के बहुत सारे भाग हैं। तो ये जो पाथवे है जी अल्फा क्यू फॉस्फोलाइपेस सी बीटा, इससे क्वेश्चन आता है CSIR नेट में। तो जी अल्फा क्यू और फॉस्फोलाइपेस सी बीटा ये जो पाथवे है इसमें काम करता है फॉस्फोलाइपेस सी, जो एक एंजाइम है फॉस्फोलाइपेस सी। और जो यहाँ पर जो प्रोटीन है जी अल्फा क्यू, इसका नाम है जी अल्फा क्यू। और यहाँ पर जो रिसेप्टर काम करता है इसका नाम है जीपीसीआर रिसेप्टर। तो एक पाथवे किस तरीके से इसका मैकेनिज्म क्या है और काम कैसे करता है, वो आज हम वो डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर फॉस्फोलाइपेस सी मैंने बताया है, फॉस्फोलाइपेस सी जो एक एंजाइम है, फॉस्फोलाइपेस सी का बहुत सारे भाग हैं। इसका नाम है फॉस्फोलाइपेस सी बीटा, फॉस्फोलाइपेस गामा, फॉस्फोलाइपेस डेल्टा और फॉस्फोलाइपेस एप्सिलॉन। तो फॉस्फोलाइपेस जो एंजाइम है, फॉस्फोलाइपेस का बहुत सारा भाग है, सी फॉस्फोलाइपेस बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये जो फॉस्फोलाइपेस एंजाइम है, ये फॉस्फोलाइपेस एंजाइम को काम करने के लिए कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। जो फॉस्फोलाइपेस जो है एंजाइम, फॉस्फोलाइपेस एंजाइम को काम करने के लिए कैल्शियम आयन के रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम आयन के एब्सेंस में फॉस्फोलाइपेस सी काम नहीं कर पाता। तो जो इसका मैकेनिज्म है, जिसका पाथ है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है डायग्राम। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सेल के बाहर की साइड है और सेल के अंदर की साइड है साइटोसोल। तो साइटोसोल है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सेल के बाहर की साइड प्रेजेंट है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऊपर एक रिसेप्टर है जिसका नाम है जीपीसीआर रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। एक जीपीसीआर रिसेप्टर एक 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। तो जीपीसीआर रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई एक सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड होता है। ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है मैंने लिखा है, यहाँ पर कोई एक सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सिग्नल मॉलिक्यूल जीपीसीआर से बाइंड होता है। जब सिग्नल मॉलिक्यूल जीपीसीआर से बाइंड हुआ, तब यहाँ पर जो जी प्रोटीन है, जो जी प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है और रिसेप्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जी अल्फा का 3 सब यूनिट होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा के साथ जीडीपी बाउंड होता है। अल्फा के साथ पहले जीडीपी बाउंड रहता है अल्फा के साथ। जब सिग्नल मॉलिक्यूल वहाँ पर आके बाइंड हुआ, तो अल्फा सब यूनिट से जी जो प्रोटीन है, जी प्रोटीन में अल्फा सब यूनिट से यहाँ से जीडीपी हट गया और जीडीपी के जगह में जीटीपी आ गया। जीडीपी की जगह में जीटीपी आ गया। कब? जब सिग्नल मॉलिक्यूल जीपीसीआर से बाइंड हुआ, जीपीसीआर रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ, तब जी अल्फा सब यूनिट में जो जीडीपी बाउंड था, जीडीपी वहाँ से चला गया और यहाँ पर बाइंड हुआ जीटीपी। जब जी अल्फा में जीटीपी बाइंड हुआ तो जी प्रोटीन का एक्टिवेशन हो गया। जब जी अल्फा के साथ जीटीपी बाउंड हुआ, जी प्रोटीन का एक्टिवेशन हो गया। जब जी प्रोटीन का एक्टिवेशन हो गया, तो यहाँ पर बीटा गामा जो सब यूनिट था, बीटा गामा सब यूनिट जी अल्फा सब यूनिट से डिसोसिएट हो गया। बीटा गामा सब यूनिट जी अल्फा से डिसोसिएट हो गया। अब जो सेकेंड स्टेप है, तो जी अल्फा जो है, जी अल्फा फॉस्फोलाइपेस सी बीटा को एक्टिवेशन करता है। जी अल्फा जीटीपी फॉस्फोलाइपेस सी बीटा को क्या करता है, यहाँ पर एक्टिवेशन करवाता है। फॉस्फोलाइपेस सी बीटा को यहाँ पर एक्टिवेशन करवाता है जी अल्फा जीटीपी और एक्टिवेटेड जी प्रोटीन। जब फॉस्फोलाइपेस सी बीटा मेम्ब्रेन बाउंड एक
एंजाइम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड एक एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। जब फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट हुआ फॉस्फोलाइपेज सी बीटा PIP2 को ब्रेक करता है और हाइड्रोलाइसिस करता है। PIP2 एक मॉलिक्यूल है जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। PIP2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है जिसे ब्रेक करता है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। तो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा PIP2 को ब्रेक करता है, दो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है डैग और IP3। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा PIP2 जो मॉलिक्यूल है जो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा इसको क्लिप करता है और जिसे दो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है डैग और IP3। डैग का फुल फॉर्म है डाई एसाइल ग्लिसरॉल और जो IP3 है, IP3 का फुल फॉर्म है IP3 इनोसिडोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम कहते हैं IP3 इनोसिडोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। डैग का फुल फॉर्म है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। और जो भी PIP2 का फुल फॉर्म है, मैंने यहाँ पर PIP2 बताया है, PIP2 का फुल फॉर्म है फॉस्फाटाइडल इनोसिडोल 4,5,20 फॉस्फेट। फॉस्फाटाइडल इनोसिडोल 4,5,20 फॉस्फेट जिसको क्लिप करता है फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम और फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, जिसको क्लिप करने के बाद डैग और IP3 दो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस हुआ। जो IP3 है वो IP3 का जब उसका काम क्या है, IP3 साइटोसोल में जाता है और डैग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। डैग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है और IP3 साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, साइटोसोल के अंदर की तरफ जाता है। IP3 का स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, और डैग जो है, डैग एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और IP3 एक पोलर मॉलिक्यूल है। IP3 का काम क्या है, IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रिसेप्टर है उसका IP3 ER के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रिसेप्टर है उसके साथ जाकर बाइंड होता है और ER में जो कैल्शियम स्टोर है, ER से कैल्शियम को निकालने का काम करता है IP3 ER के साथ जाकर बाइंड हुआ, ER को सिग्नल दिया और ER से कैल्शियम आयन साइटोसोल के कैल्शियम आयन साइटोसोल में आया। जब कैल्शियम आयन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो कैल्शियम आयन और डैग, ये जो कैल्शियम आयन और डैग ये दोनों मिलके IP3 क्या किया, IP3 ER में जो रिसेप्टर है उसके साथ जाकर बाइंड हुआ, ER में जो स्टोर है कैल्शियम आयन अंदर की तरफ लुमेन की तरफ, तो ER से कैल्शियम आयन साइटोसोल में आया, साइटोसोल में कैल्शियम आयन धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब कैल्शियम आयन बढ़ने लगा तो कैल्शियम आयन और डायएसाइल ग्लिसरॉल दोनों मिलके एक एंजाइम को एक्टिवेशन करवाता है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज सी। जो डैग और कैल्शियम आयन दोनों मिलकर करवाता है जो एंजाइम का एक्टिवेशन जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज सी और PKC। जो प्रोटीन काइनेज है, प्रोटीन काइनेज फर्दर न्यूक्लियस में जाके वो जीन रेगुलेशन करवाता है। जो वो प्रोटीन काइनेज सी का कोई एक टारगेट प्रोटीन होता है, बहुत सारे होता है और एक भी हो सकता है, तो उसका जो टारगेट प्रोटीन में सेरीन और या तो थ्रेओनिन अमीनो एसिड में फॉस्फोराइलेशन करके जीन रेगुलेशन करवाता है और स्पेसिफिक जीन को इनहिबिट और ट्रांसक्रिप्शन और जीन रेगुलेशन में मदद करता है प्रोटीन काइनेज सी। प्रोटीन काइनेज सी एक एंजाइम है जो एंजाइम सेरीन थ्रेओनिन को एक अमीनो एसिड में फॉस्फोराइलेशन करके कोई टारगेट प्रोटीन में फॉस्फोराइलेशन करके जीन रेगुलेशन करवाता है। यहाँ पर जो है कि IP3 और डैग क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है IP3 और डैग। तो IP3 हमेशा साइटोसोल की तरफ प्रेजेंट होता है और डैग हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो है फॉस्फोलाइपेज सी जो बीटा है, इसका काम करने का तरीका यही है कि फॉस्फोलाइपेज सी एक एंजाइम है जिसके जो काम करता है G-alpha-Q के मदद से, जो G-alpha-Q जो प्रोटीन है। तो फॉस्फोलाइपेज सी जो है उसका 4 भाग है, फॉस्फोलाइपेज बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, और उसको काम करने के लिए कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैंने दिखाया जो एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में GPCR रिसेप्टर है, तो GPCR रिसेप्टर के साथ जब सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है तब GPCR रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ और G-alpha जो सब यूनिट है जिसके साथ पहले GDP, तो जब सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड हुआ तो GDP से GTP कन्वर्ट हो गया, G-alpha के साथ GTP और बीटा गामा सब यूनिट G-alpha से डिसोसिएट हो गया। G-alpha GDP जब एक्टिवेशन हो गया G प्रोटीन का,
तो जी अल्फा जीडीपी फॉस्फोराइलेज सी बीटा को एक्टिवेट किया। फॉस्फोराइलेज सी बीटा जो एक पीआईपीटी जो है, एक मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, पीआईपीटी को क्लिप करके आईपी3 और डैक दो सेकेंडरी मैसेंजर को बनाता है। और आईपी3 साइटोसोल के अंदर की तरफ जाता है और डैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आईपी3 जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वहाँ पर जो कैल्शियम आयन स्टोर है, कैल्शियम आयन को वहाँ से साइटोसोल की तरफ ले आता है। साइटोसोल में कैल्शियम आयन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कैल्शियम आयन और जो डैग है, डायसल ग्लिसरॉल, वो दोनों मिलकर प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेस सी जब एक्टिवेशन होता है तो प्रोटीन काइनेस सी कोई एक टारगेट प्रोटीन में सेरीन और थ्रेओनिन अमीनो एसिड में फॉस्फोराइलेशन करके जीन रेगुलेशन करवाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, यहाँ पर सिक्स। तो ये आईपी3 हमेशा याद रखिए, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल, और डैग जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और इसका फुल फॉर्म याद रखिए। तो ये था फॉस्फोराइलेज सी बीटा पाथवे। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।